तो बताइए आप। बस सर। आपने हीरा जब लाल जी बहुत वो था, नहीं सर उत्साह आप। हाँ उत्साह दिख रहा था। हाँ हाँ, कुछ नहीं, वो एक्चुअली आप गुरसराय हैं, मैं अगर आए हो तो जहाँ पे अपना अड़गरिया का पूरा परिवार है, हरी अड़गरिया सर रहते हैं ना, हाँ हाँ। ठीक उसी के बगल में हमारा अपना पिपरैया परिवार है सर, काफ़ी बार। अच्छा, नहीं मैं तो गुरसराय में बहुत आया हुआ हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक, मतलब बाजार के पास में ही है। हम्म। अच्छा, तो हमारा काफ़ी बड़ा परिवार है। तो हम जब अपना कक्षा 6 में 5 में पढ़ा करते थे, कक्षा 8 होगी जो भी होगी, तो हम्म। सुना करते थे कि स्किल के एक सज्जन जो है आईपीएस है। हम अपने बचपन की याद आ गई जो है। अब जी तो मैं अब तो मैं भी 60 हो गया हूँ। जी। ये स्किल के गुप्ता जी जो है आईपीएस बने हैं अपने जिले से, अपने क्षेत्र से, बाटा बाटा केस में हम्म। भी। फिर अभी हरियल दरिया जी यहाँ आए हुए थे, शादी थी, वो हमसे करीब 8 साल बड़े, मुझे लगता है उनकी और आपकी उम्र एक ही होगी, मोटा मोटा 1-2 साल का अंतर होगा ये। हाँ हाँ। हम्म। तो ऐसे ही उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने ही बात कराई थी जो है अपने सामने ही मेरे। हम्म। हाँ, मैं पहले किया था डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 1984 में। फिर जब हम्म। जॉब जॉब नहीं मिलने का हुआ तो मैं एयरमैन बन करके इंडियन एयरफोर्स में चला गया था सर 1985। ओके। फिर वहाँ अराउंड 26 ईयर सर्विस करके प्री मैच्योर मैंने रिटायरमेंट लिया वहाँ से, हाँ और हाँ। अपना बीएचईएल झांसी में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल हो गया था। ओके। और अभी जस्ट लास्ट मंथ, मतलब 30 जून, मतलब 20 दिन भी नहीं हुए हैं, हम्म। फाइनल यहाँ से भी रिटायर्ड हो गया हूँ बीएचईएल। देखो हीरा लाल जी, पद कुछ भी बना रहे, हाँ चाहे वो डीजी का पद हो या एयरमैन का पद हो, ये बहुत मायने नहीं रखता है। जी सर, मेरा तो ऐसा ही मानना है। और एक चीज, एक सार्वभौमिक सत्य हर किसी को स्वीकार करना पड़ेगा हम्म, कि जो इस दुनिया में आया है हम्म, उसे जाना उसका तय है। मतलब उसका, उसकी मृत्यु जो है एक शाश्वत सत्य है। मृत्यु कब आना है ये चाहे ना मालूम हो, हाँ, लेकिन मृत्यु आना है ये शाश्वत पक, सत्य है। पक, इसको कोई झुटला नहीं सकता है। पक्की बात है सर। अब तीसरी बात जो अपन को समझना पड़ेगी कि हम सब लोग शासकीय सेवा में रहे हैं, हम्म, पढ़े लिखे, अपने आप को विद्वान कहते हैं। हम्म, क्या हम अपने आप को सच में विद्वान हमें कहने का हक है? क्या हमें इस बात का आभास है कि अभी भी हमारे ऊपर न्याय कानून और जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो वही है जो हम्म, अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए और प्रक्रिया में उलझाकर बर्बाद करने के लिए, न्याय से वंचित रखने के लिए जो प्रक्रिया बनाई थी, जो व्यवस्था बनाई थी, जिसका मैं हाँ, लंबे डी, समय तक डी, हिस्सा रहे हैं। जिसका डीजी होने के नाते मैं एक लॉर्ड रहा हूं, हाँ, क्या हम भारतीयों को इस बात का एहसास है कि अभी भी हम वही गुलाम हैं और सत्ता में जो बैठे हुए हाकिम लोग हैं और उनके जो अब जिनके वो चरण सेवक बन चुके हैं वो नेता, ये हम्म, सब जो है इनके सामने आप दिन प्रतिदिन बौने होते जा रहे हैं। अभी जो नए 3 कानून बने हैं, भारतीय न्याय संहिता हाँ, और न्याय सुरक्षा व्यवस्था हाँ, और एविडेंस एक्ट का जो हाँ, साक्ष्य अधिनियम का जो भारतीय चेंज हो साक्ष्य गया। अधिनियम जो बना है, हाँ हाँ, ये तीनों ही के तीनों, इसमें कोई आत्मा का परिवर्तन नहीं किया गया है। थोड़े ना, बहुत यहाँ कॉस्मेटिक चेंज किए गए हैं हाँ, इसको और मैं इसमें इसमें सॉरी फॉर जुडिशल। डिस्टर्बिंग, वो कहते हैं ना, नई बोतल में पुरानी बोतल में नई शराब, इस तरह कुछ एक डायलॉग है जो है, हाँ, रफली यही ओल्ड एप्लीकेबल है वाइन इन एक्चुअली। न्यू बॉटल। हाँ, एक्चुअली मेरा लॉ में काफ़ी इंटरेस्ट है, अपने फ्री टाइम में पढ़ता रहता हूँ, पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ देखिए, इंडिया। हम गुलामों के नियम कानून पढ़ के हम्म, बहुत जनता को राहत नहीं दे सकते। इन नियम कानूनों की आत्मा को बदलने की जरूरत है और सबसे पहला बदलाव आने की जरूरत है कि जो संज्ञेय, असंज्ञेय और सिविल ऑफेंस है
इसका अंतर समाप्त होना चाहिए। हर भारतीय को थाने कचहरी के चक्कर लगाए बिना उसकी सुनवाई होना चाहिए, और जब वो रिपोर्ट करता है तो उसे रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से उसके ऊपर धन की वर्षा भी होना चाहिए। तो न्याय का न्याय और साथ में धन की वर्षा भी हो, ऐसा संभव है। क्राइम फ्री भारत मिशन 21 लक्ष्यों के साथ इस देश को बदलने की ताकत रखता है, और इसका जो मॉडल है, इसमें 5 जो है फंडामेंटल राइट आम लोगों को मिल रहे हैं। फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट, फंडामेंटल राइट टू फूड, फंडामेंटल राइट टू हेल्थ, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। इन 5 फंडामेंटल राइट को देने के लिए, जिसमें हर भारतीय समृद्ध हो जाएगा, भारत का सबसे गरीब परिवार जिसके पास ना शिक्षा है ना हुनर है, उसे शिक्षा भी दी जाएगी, हुनर भी दिया जाएगा, टूल्स भी दिए जाएंगे, टूल्स पे अभ्यास कराया जाएगा, और उसे टीम्स में कन्वर्ट करके राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेजने के लिए टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन रहेंगे। और जो आप राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करेंगे, उससे धन का निर्माण होगा, जिसका नाम दिया गया है राष्ट्रीय विकास निधि। और एक जो है भारत विकास निधि 1.1 रुपए के बराबर होगी। तो हीरालाल जी, ये समझना चाहिए कि आपको इतने सारे मौलिक जो अधिकार मिल रहे हैं, इसमें भारत सरकार का 1 पैसा खर्च नहीं होगा, उल्टा धन का निर्माण होगा, एम्प्लॉयमेंट का सृजन होगा और समृद्धि का निर्माण होगा। अब सवाल उठता है कि आज के राजनेता और ये राजनीतिक पार्टियां आपको ऐसा भारत देंगी जो गुलामों के नियम कानून का उपयोग करते हुए, आपको बौना बनाते हुए, संविधान की भावना के विपरीत जाति और धर्म की कैलकुलेशन पर टिकट बांट रहे हैं, अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्ट, दुराचारी, अपराधियों को टिकट देते हैं। और जो लोग टिकट इनको मिल जाते हैं, वो करोड़ों रुपए टिकट लेने में खर्च करते हैं, फिर करोड़ों रुपए जीतने में खर्च करते हैं, और वो आपको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। और पार्टी भिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो सांसद हों, चाहे वो मंत्री हों, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, और चाहे वो प्रधानमंत्री हों। ये पार्टी भिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर असहाय प्राणी हैं। अब राजनीतिक पार्टियों के द्वारा आपको अच्छा भारत मिलेगा, यह असंभव हो गया है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों ने अब आपको अच्छा भारत देने की क्षमता को ही खो दिया है। इस एनालिसिस से आप कहां तक सहमत हैं? मैं आपकी एनालिसिस के शुरू वाले हिस्से से तो पूरा सहमत हूँ सर, उसमें तो कोई मेरा, लेकिन ये जो लास्ट आपने कहा है कि अगर राजनीतिक, मैं बोलता हूँ सर, 1 आध मिनट लूंगा, करीब आधा मिनट, कि अगर राजनीतिक पार्टियां ठीक नहीं कर सकती हैं देश को, तो क्या फिर ब्यूरोक्रेसी ठीक करेगी या डिक्टेटर? नहीं, ब्यूरोक्रेट्स तो ठीक कर ही नहीं सकते हैं। एक मिनट, ब्यूरोक्रेट्स कौन है? हम जैसे प्राणी। हाँ, वही जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को देते हैं, और उस समय उनके लाभ का जो सबसे अच्छा निर्णय होता है, जिसमें उनकी अच्छी गुडी गुडी सेवा होगी, गुडी गुडी लाइफ होगी, उसके आधार पर वो निर्णय लेते हैं। और समाज सेवा, सोशल सर्विस, ये सब जो डायलॉग हैं, ये सिर्फ इंटरव्यू की शोभा बनते हैं, इसके बियॉन्ड इनका कोई तात्पर्य नहीं रहता है। मेरा भी वही कहना था। तीसरा बचता है डिक्टेटरशिप सर। पॉलिटिकल साइंस में 3 ही तरह की गवर्नमेंट होती है। नहीं, मैथिली शरण गुप्त ने एक चौथी गवर्नमेंट पैदा की है, जो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल होगी। अब आपके राजनेता चूंकि ये चीज खो चुके हैं, तो आम व्यक्तियों से हमें ये पूछना है कि भाई साहब,
आपको अपने लिए और बच्चों के लिए, जिस भारत की मैं बात कर रहा हूं जिसमें 21 लक्षों के तहत समृद्धि भी होगी, जहां पर 5 जो है फंडामेंटल राइट होंगे, जहां पर हर व्यक्ति समृद्ध होगा, और भारत सरकार के पास जो है आज जो वो कमा पा रहे हैं इससे 5 गुना ज्यादा धन आ जाएगा, 5 गुना ज्यादा धन। और उसके ऊपर जो प्रशासनिक और अन्य जो सेवाओं का जो भार है वो घट के आधे से भी कम हो जाएगा, और उसके पास इफरात संपत्ति होगी, जिससे इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर की भरपाई और श्रेष्ठ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड में पैदा किया जा सकेगा। तो फिर सवाल मैथिली शरण गुप्ता ये पूछ रहे हैं कि भाई साहब 5 साल में आपको भारत के हर देशवासी को जो है सभी तरीके के टैक्स से मुक्त करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब आपको जो है अपना संसाधन चलाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए जब 20 गुना ज्यादा पैसा आ जा रहा है, तो आपको जो है फिर टैक्स लेने की क्या जरूरत है। इसी प्रकार हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा डेबिट अकाउंट। जब आपके पास धन नहीं होगा तो जो ये 5 फंडामेंटल राइट हैं इनकी पूर्ति जो है मुफ्त में नहीं होने वाली है। जैसे हमने कहा फंडामेंटल राइट टू फूड, तो इसमें अकेला फूड नहीं है, इसमें अन्न है, इसमें दूध है, इसमें घी है, इसमें शहद है, इसमें जीवन वर्धक औषधियां हैं। हर व्यक्ति की, भारत के हर नागरिक को मिला के और इवन ग्लोबली जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये चीजें पैदा की जाएंगी, और आपके खीसे में पैसा हो चाहे ना हो, हम जो है इसे बड़ी आसानी से 5 मिनट बाद, हाँ चले जाओ, हाँ, तो हम बड़ी आसानी से भारत के उस गरीब व्यक्ति के पास जिसके खीसे में 5 पैसे नहीं हैं, उसके हिस्से का अन्न, उसके हिस्से का दूध, उसके हिस्से का घी, उसके हिस्से की शहद, उसके हिस्से की औषधियां उसके पास पहुंच जाएंगी, और उसके कोई भी चीज मुफ्त में नहीं दी जाएगी। और जो उसके डेबिट अकाउंट पे ये चीजें चार्ज होंगी, जिसका डेबिट अकाउंट में ज्यादा खर्च हो जाएगा, सिस्टम उसके पास पहुंचेगा कि भाई साहब आओ बैठते हैं, हम आप में धन कमाने की समृद्धि और आपको जो है ना वो शक्ति कैसे प्रदान करें। तो रोजगार के मौलिक अधिकार के तहत आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, टूल्स दिए जाएंगे, अभ्यास कराया जाएगा, और बैकएंड टेक्नोलॉजी क्या राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करना है वो तय करेगी, और आपको वहां भेज दिया जाएगा। तो आपको धन कमाने के लिए, आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी सेठ के, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के चक्कर नहीं काटना होंगे, और आप जो है समृद्ध हो जाएंगे। ऐसा अद्भुत भारत पैदा करने के लिए जब धन की आवश्यकता नहीं है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को कल से ही ऐसा भारत क्यों पैदा नहीं करना चाहिए? तो वो क्यों करेंगे जब उन्हें मालूम है, जब एक मिनट, नहीं, वो नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे जब उन्हें मालूम है कि भाजपा 5,000 करोड़ की पार्टी है, जब उन्हें मालूम है कि वो जिसको भी वोट देंगे आपको मूर्ख बना के, उसको पैसे बांट के, दारू बांट के, साड़ी बांट के उसको जिता लेंगे, फिर जो चाहेंगे वो निर्णय लेंगे। तो इसका एक ही काट है जो मैंने बनाया है, और बहुत आसान है। ना इसके लिए आपको कोई जुलूस निकालना है, ना कोई पुतला दहन करना है, कुछ भी नहीं करना है। ना किसी कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को कोई अर्जी लगाना है, ना किसी कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन लगाना है, ना जंतर मंतर पे धरना देना है, ना रेल रोको करना है, ना चक्का जाम करना है। और मात्र 9 दिन के सरल उपाय से माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत हो जाएंगे, और वो विवश मजबूर होंगे सहमत होने के लिए। फिर 21 लक्ष्य और ये 5 जो मौलिक अधिकार हैं, इनके लिए टास्क फोर्स गठित हो जाएंगे, और 5 साल की अवधि में मैथिली शरण गुप्ता की गारंटी है कि भारत सरकार के ऊपर 1 पैसे का खर्च नहीं आएगा, उल्टा उसकी आमदनी 5 गुना करते हुए ऐसा महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। अब 1 मिनट के लिए मान लें कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये बात समझ में नहीं आती है, राइट, और वो कहते हैं कि वॉल्स टू इट, मैं आपकी बात नहीं मानता हूं। तो ये जो 9 दिन का सरल मॉडल है, इसको यदि हम
शिद्दत से, शपथ से और उसके साथ करें, तो इसमें हमें क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के माध्यम से 10 लोगों को जोड़ना है और वो सबसे ऊर्जावान लोग होना चाहिए और उन्हें आगे शपथ लेके 10 को जोड़ना है, उन्हें आगे शपथ लेके 10 को जोड़ना है। और यदि यह क्रम हम पूरे 9 दिन तक चला लेंगे तो हम 100 करोड़ हो जाएंगे। हमें दूसरों की तरफ नहीं देखना है। अभी एक साउथ की मूवी कलिका आपने देखी कि नहीं देखी है? बहुत अच्छी मूवी है। उसमें जो है, अब याद नहीं है कि उसका नाम क्या था। ये अभी की मूवी है, इसी साल की, हिंदी में डब हुई है, 2024 की मूवी है। अच्छा, मैंने भी कल ही इंटरनेट पे उसे देखा है। उसमें जो है भारत की स्वतंत्रता के लिए आवाम को जगाया गया है। तो अब आपको आवाम को जगाना होगा। तो आपके नेता आपकी बात क्यों सुनेंगे? उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, वो देववन से भ्रष्टाचार की गंगा में स्नान करते हैं। आप जाएंगे तो आपको मूर्ख बना देंगे। आपके कहने पे हो सकता है किसी अधिकारी को फोन कर दें, आपके जाने के बाद कहेंगे कि भैया मैंने तो वो आया था इसलिए कह दिया है, आपका जो विवेक करे आप वैसे करिए। ऐसा करते हैं, ऐसे सैकड़ों फोन आते हैं हम लोगों के पास। मैं पूर्णतः सहमत हूँ। तो ये लोग आपको अच्छा भारत नहीं देंगे जिनका ना सोच है, ना चिंतन है, ना चातुर्य है, ना कमिटमेंट है। उससे आप अच्छे भारत की अपेक्षा कैसे कर सकते हो? ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? नहीं, उनका चिंतन सीमित है, ये तो नहीं कर सकते। नहीं, सीमित नहीं है। उनका चिंतन है कि इन कान प्रकारेण सत्ता पे काबिज बने रहें, लोगों को मूर्ख बनाते रहें और मिनिमम उतना करें जिसमें कि उनको सीट पे बने रहने का मौका मिले, उतने ही निर्णय लें जितना आवश्यक हो। अदरवाइज कांग्रेस ने 50 से अधिक ऐसे कानून बनाए हैं जो संविधान की आत्मा के विपरीत हैं और फंडामेंटल राइट के विपरीत हैं। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी को थोड़ा सा प्रेम होता तो उसमें तो 5 पैसे खर्च नहीं होना थे। हाँ की जी तो ना के आधार पे एक रेजोल्यूशन पास करना था। बताइए उसमें पैसे खर्च होना थे क्या? नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो एक्सटर्नल डिफेंस के लिए जो किया है पिछले 10 साल में, सर देखो कांग्रेस ने जो लैकूना छोड़ रखा देखो था। कांग्रेस तो कांग्रेस महादुष्ट पार्टी है। उसने किया। नहीं, उसने आपको जो है आपके ऊपर गुलामों वाले नियम कानून क्यों थोप के रखे हैं? आप देखिए गुलाम काय के वो क्या हालत थी उस समय। आपके ऊपर बर्बरता की जाती थी, कोर्ट की नौटंकी करके आपको फांसी पे लटका दिया जाता था। आपकी जमीन सब कुछ आपका लगान के नाम पे जो है ना 2-2, 3-3 गुना राशि बरामद की जाती थी। जमींदारों के माध्यम से आपके ऊपर कहर ढाया जाता था। ये सब सिस्टम आपके ऊपर क्यों लदे होना चाहिए? आपकी आत्मा, कानून की आत्मा क्यों नहीं बदलना चाहिए? हर भारतीय को चाहे वो संज्ञेय के अपराध हो या असंज्ञेय अपराध हो या सिविल ऑफेंस हो, उसे न्याय क्यों नहीं मिलना चाहिए? नहीं, न्याय की तरफ तो नहीं इन्होंने ध्यान दिया ना, उन्होंने ध्यान दिया। बैकलॉग कोर्ट में इतना बढ़ता जा रहा है, इतना ज्यादा बढ़ता हम तो क्राइम फ्री भारत का मॉडल है जो कह रहा है 30 दिन में आपको न्याय मिल जाएगा। 30 दिन में, जो यहाँ 30 साल में नहीं मिल रहा है। और भारत सरकार पर इसका व्यवहार जो आज व्यवहार आ रहा है उससे आधे से भी कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे उसमें रेवेन्यू मॉडल के आधार पर जो है जजेज को, पुलिस को और इवन जो रिपोर्ट करेगा फरियादी उसको भी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, जो गवाही देगा वो भी उसको भी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, जो फॉरेंसिक साइंस की कार्रवाई करेगा वो भी उसको भी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। बस केवल कोई झूठी शिकायत कर देगा या झूठी गवाही देगा तो जेल में सड़ जाएगा। थोड़ा टोकन सर। हाँ बिल्कुल टोकिए। अपने यहाँ एक कानून था कि कोई हरजन एक्ट में FIR होगी तो उसमें कुछ मुआवजा था यूपी में। अभी लेटेस्ट में हाई कोर्ट ने आदेश दिया, 1 साल पहले ही आदेश दिया हाई कोर्ट ने कि मुआवजा जब मिलेगा जब अगले को सजा मिल जाएगी, कि वो FIR ही हरजन एक्ट की मात्र उस मुआवजा के लिए लिखाई जाती थी। और ये पिछले 20 आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो लेकिन जो फॉलो करता हूँ लाखों। लेकिन अब जो मैं कह रहा हूँ ये मुआवजा नहीं है, ये रेवेन्यू स्ट्रीम है। सुनो मेरी बात ध्यान से गवर्नमेंट की तो कोई गलती नहीं थी, बेसिकली तो हमारी सोसाइटी खराब है ना, मेरा ये मतलब है। क्यों? गवर्नमेंट ने कानून का सोसाइटी से पूछ के बनाया। आपने कानून में प्रावधान क्यों नहीं किए? आपने झूठी रिपोर्ट करने की और झूठी गवाही देने के लिए संपत्ति जब्त करने से लेके 20 साल 25 साल की सजा क्यों नहीं रखी?
घटिया कानून बनाएंगे और कहेंगे कि साहब हमारी कोई गलती नहीं है, एक खून करो तो वही सजा, 50 खून करो तो वही सजा, वो गला दबा के खून करो, गोली मार के खून करो, बोटी काट के खून करो, सूटकेस में भेज दो, एक ही सजा। मैं अपने एयरपोर्ट से सर 2-2 महीने की छुट्टी आता था, बचपन में यही पला बड़ा हूँ। देखो हमारा और आप एक मिनट, मैं हूँ। आपसे ये कहना चाहता हूँ, हमारा और आपका अनुभव आज के सिस्टम से जुड़ा हुआ है। क्या हमें आज के सिस्टम के बियॉन्ड सिस्टम निर्माण करने का सोच और चिंतन करने की क्षमता है? हम में से अधिकांश लोग तो सोचने की औकात नहीं रखते। मैथिली शरण गुप्त उस चिंतन की बात कर रहे हैं जिसमें आपके 5 पैसे नहीं लगेंगे, सरकार का पैसा खर्च नहीं होगा, बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी, झूठी एफआईआर दर्ज करने वाले, झूठी गवाही देने वाले जेल में सड़ जाएंगे, और आपको जो है अधिकतम 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा और अधिकतम 30 दिन में बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से सजा मिल जाएगी। और इसमें जजेज की या पुलिस की या वकीलों की संख्या सीमित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनके लिए सैलरी नहीं देना होगी, उनको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, और जो टोटल रेवेन्यू स्ट्रीम उनको महीने भर में मिलेगी, आज जो वेतन पा रहे हैं उससे दुगनी से तो ज्यादा ही होगी, वो एक गारंटी होगी। ये तो बहुत अच्छा है। ये और जितना जो है ना ये हम पैसा बांट रहे हैं, ये सरकार का पैसा नहीं होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा, लिहाजा अपराधी के हाथ कांपेंगे अपराध करने में। नहीं, ये तो बहुत अच्छा मॉडल है। इस मॉडल के तो मैं बिल्कुल ही, क्योंकि ला इतना पढ़ रखा है कि इस मॉडल के तो मैं बिल्कुल फेवर में हूँ। लेकिन ये मॉडल जो है मैथिली शरण गुप्त ने 2017 में बनाया था। अच्छा। और डीजी के बतौर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे 2 साल तक परीक्षण किया। 2019 को इसे मान्यता प्रदान करते हुए नेशनल पुलिस मिशन बना दिया, और उस नोडल पुलिस मिशन का जो नोडल ऑफिसर है मैथिली शरण गुप्त हैं। लेकिन क्या सरकार का सोच और चिंतन है? क्या अभी जो नियम कानून बदले उसमें वो प्रावधानों का प्रावधान क्यों नहीं किया गया जो मैं कह रहा हूँ? ना, उसमें तो बहुत कॉस्मेटिक चेंजेज हैं, माइनर चेंजेज हैं, अच्छी बात नहीं है। तो इतने सालों के बाद माइनर चेंज क्यों होना चाहिए? उसकी आत्मा क्यों नहीं बदलना चाहिए? जब हमारे जेब से खीसे से पैसे नहीं जा रहे हैं तो हमारी क्या मजबूरी है? इसका मतलब है हम घटिया हैं, हम ज्यादा बड़ा सोच नहीं सकते हैं, हम अपने लोगों को अच्छा भारत देना नहीं चाहते हैं, और हम विद्वान लोग, स्वार्थी लोग, खुदगर्ज लोग अपने आप को और अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते। नहीं तो एक चीज बताइए, यदि मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि ना तुमको धरना देना है, ना तुमको जो है ना कहीं पिटीशन लगाना है, केवल 10-10 लोगों को जोड़ना है और उसके लिए भी ऐप दे दिया गया है, क्या आप अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से आप जुड़े रहे हैं उनके 10 ऊर्जावान लोगों को पहचान के उन्हें संकल्पित करके, शपथ विकृत करके 9 दिन का संकल्प पूरा नहीं कर सकते हैं? जरूर करेंगे सर, जरूर। तो यदि ये पूरा करेंगे तो आप 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे, और जब ये 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी डरेंगे भी, सहमत भी होंगे, विवश भी होंगे। और यदि वो नहीं होते हैं तो क्राइम फ्री भारत मिशन ने मॉडल बनाया हुआ है कि हमारे वो साथी, जो 543 ऐसे साथी जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें हम चंद्रगुप्त कहेंगे, और उनके पास जो है सांसद का टिकट खुद चल के पहुंच जाएगा। और जो 100 करोड़ लोग जुड़े होंगे वो छल पे चढ़ेंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और कहेंगे हमारा चंद्रगुप्त है, ऐसे में संकल्प के साथ में विजयी बनाएंगे। तो ना उसे जो है टिकट के लिए पैसा खर्च करना होगा, ना उसे किसी के घर में जाकर वोट मांगना होगा, ना उसे अपने पंफलेट बनाना होंगे, ना लीफलेट बनाना होगी, ना होर्डिंग बनाना होगी, ना अपना प्रचार करना होगा। और हमारे 543 साथी पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंच जाएंगे और जो प्रार्थना हम रोज माननीय नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं उसे स्वयं बैठकर हम पूरा कर देंगे। बताइए, इसमें आपके 5 पैसे खर्च हुए? पैसे खर्च की बात नहीं कर रहा था मैं मैं तो ये कह रहा हूं कि ऐसा प्यारा मॉडल बनाने के लिए हम लोगों को अपने घर पे चाय पे क्यों आमंत्रित नहीं कर सकते हैं? क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल को क्यों सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं? उसका जो वीडियो हमें अच्छा लग रहा है उसको पहचान के डाउनलोड करके साथ में बैठ के क्यों नहीं देख सकते हैं? यदि हमारे दिल में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, कुछ आशंकाएं उठ रही हैं,
तो मैथिली शरण गुप्त से वीडियो बेस्ड कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़कर अपनी शंकाओं को दूर करते हुए संकल्प और शपथ लेके यदि हम ये 9 दिन का सरल उपाय कर देंगे तो 10वें दिन जो है आपके ऊपर जो रोज अत्याचार हो रहे हैं, रोज फर्जी मुकदमे कायम हो रहे हैं, आपकी जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, आपके साथ अत्याचार हो रहा है और आपको कहीं न्याय नहीं मिल रहा है, यदि इससे आपको राहत मिल सकती है तो ये 9 दिन की समय क्या बहुत बड़ा है? नहीं बिल्कुल नहीं, हम जरूर जुड़ेंगे सर पूरा। तो जो आपको मैसेज भेजा गया है उसी में एक लिंक भेजी गई है जिसमें लिखा है कि क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करिए। अच्छा। और उसे डाउनलोड करके उसमें अपना फोटो डालिए, अपना परिचय लिखिए और जिस एरिया में जैसे आप गुरसाए में रह रहे हैं तो गुरसाए का पिन कोड डालकर जैसे ही आप सबमिट करेंगे क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप जो है आपका आइडेंटिटी कार्ड जनरेट कर देगा ऑटो। उसके लिए मैथिली शरण गुप्त की इजाजत की जरूरत नहीं है। और उसी ऐप की जो है जब आप खोलेंगे तो प्रोफाइल में जाएंगे तो उसमें सबसे पहले आपको अपना फोटो आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा, फिर उसमें शेयर ऑन व्हाट्सएप है, कॉपी लिंक है, शेयर ऑन अदर मीडियाज है और डाउनलोड लिंक है। तो आप डाउनलोड करेंगे तो आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपकी फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा और आप कॉपी लिंक करके आप कहीं भी उसे पेस्ट करेंगे और उसके नीचे एक अपना मैसेज भी लिखेंगे तो आपकी लिंक जो है आपके लोगों को पहुंचेगी और जो व्यक्ति आपके लिंक से जुड़ेगा रेफरेंस में आपका नाम होगा और एक व्यक्ति को जोड़ने पे आपको 100 नंबर मिलेंगे। 10 लोगों हमें एक्चुअली सर थोड़ा टोक रहा हूँ, हमें एक्चुअली नंबर प्रसिद्धि की कोई बात नहीं, हमें ये क्राइम वाला जो है ज्यादा पसंद नहीं, ये नंबर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मेरे लिए इसी नंबर वैसे के आधार पर आप चंद्रगुप्त बनेंगे। कल यदि नरेंद्र मोदी जी आपकी बात नहीं मानते हैं तो इसी के आधार पर आप जो है सांसद बनेंगे, इसी के आधार पर आप मंत्री बनेंगे। क्यों? सवाल सांसद बनना नहीं है, सवाल मंत्री बनना नहीं है, सवाल ये है कि पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर हम वो बदलाव कर दें जो आवश्यक है। क्योंकि गुप्ता सर मैं अपनी लाइफ से पूर्णतया सेटिस्फाइड हूँ, पूर्णतया कंटेंट हूँ। आपको अपनी लाइफ से बिल्कुल संतुष्ट नहीं होना चाहिए। आप गुलामों की जिंदगी जिए हैं, गुलामों के नियम के तहत जिए हैं, थोड़ा बहुत लाभ मिलने के कारण आपकी जिंदगी सुकून से बीत गई, लेकिन क्या आप अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देंगे? अच्छा, मैथिली शरण गुप्त क्यों संतुष्ट नहीं है? मैथिली शरण गुप्त तो पूरी तरह से असंतुष्ट हैं, पूरी तरह से गुस्से में हैं, देश को बदलना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि हम बिना 5 पैसे खर्च बदल सकते हैं, केवल आप जाग जाओ। और हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप नेशनलिस्ट बन जाओ, हम तो कह रहे हैं भाई साहब आप स्वार्थी बन जाओ और जिस पार्टी से जुड़े रहो, किसी के अंधभक्त है बने रहो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बासपा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप किसी सामाजिक संगठन से जुड़े हो। इसमें तो मेरा क्लियर है, जब मैं 5 साल का था अंडरग्राउंड में घूमता था तब हमारे यहाँ जनसंघ का होता था, आज बीजेपी का हूँ। मैं हमेशा ही वोटर बीजेपी का था, बीजेपी का हूँ, उसमें तो मेरा डाउट। आप हमेशा बना रहिए, लेकिन मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप बीजेपी के समर्थक बने रहिए, लेकिन साथ में स्वार्थी बन जाइए अपने बच्चों के लिए और अपने लिए अच्छा भारत की बात तो कहिए। अपने आप को जो है आप संतुष्ट मत कहिए, क्योंकि आप जो है गुलामों के नियम कानून में जिए हैं। आपके यदि आप अपने व्यवस्था के तहत अपनी पोजीशन के कारण आप ठीक ढंग से जिंदगी जी पाए और आपके बच्चे ठीक ढंग से चले गए, इससे जो है ना आम भारतीयों की जिंदगी ठीक ढंग से नहीं गुजरी है। बिल्कुल एग्री करें। तो हमें जो है क्या, देखिए आपका भी मरना तय है, मेरा भी मरना तय है। क्या मरने के पहले हम अपने बच्चों को अच्छा भारत सौंप के जाएंगे और ये राजनेताओं के माध्यम से नहीं आएगा। इसके लिए आपको उठ खड़ा होना होगा और आपको हम कुछ करने के लिए नहीं कह रहे हैं, सिर्फ 10 लोगों को जोड़ने के लिए कह रहे हैं और शपथ और संकल्प लेने के लिए कह रहे हैं। क्या हम आज ही उस लिंक को लाइव कर दूंगा मैं जो है। हाँ, और आपको जो है फिर आगे की प्रक्रिया ये करना है कि चाय पार्टी करिए, अपने घर पे चाय पे लोगों को बुलाइए, उनके साथ वीडियो सुनिए। यदि उनकी कुशंकाएं हैं तो मैथिली शरण गुप्त से वीडियो कॉन्फ्रेंस करिए। यदि कोई कुशंकाएं नहीं है तो शपथ लीजिए और वो भी 9 दिन का संकल्प लेके काम करेंगे। 9वें दिन हम 100 करोड़ हो जाएंगे और फिर 10वें दिन हमारे साथ इवन 2024 में इन्हीं नियम कानून के तहत जो है कोई अन्याय होना मुश्किल हो जाएगा। और हो सकता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ही जिस बदलाव की बात मैथिली शरण गुप्त कर रहे हैं उसके लिए 21 टास्क फोर्स बना दें। हो सकता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हमें महापरिवर्तित भारत मिल जाए, हो सकता है।
और नहीं मिलेगा तो 543 ऐसे जाबाज जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें चंद्रगुप्त कहेंगे, उन्हें सांसद का टिकट दे देंगे, छत पे चढ़ के ताली बजाकर दीपक जला के। और ये चंद्रगुप्त किसी भी पार्टी के नहीं हैं, ये किसी भी पार्टी के बने रहें, चाहे अंधभक्त बने रहें, हाँ। उन्हें स्वार्थी होना जरूरी है। अपने बच्चों को 21 लक्षों और 5 मौलिक अधिकारों वाला भारत देने के लिए जरूरत है। और हम भारत सरकार से कह रहे हैं कि भाई साहब, हम आपके 5 पैसे खर्च नहीं करेंगे, उल्टा आपकी आमदनी 20 गुना कर देंगे। और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो जो बैठे हुए हैं सत्ता में वो देशद्रोही हैं। यदि 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, आपके पास 20 गुना ज्यादा पैसा आ रहा है, आप 5 मौलिक अधिकार दे रहे हैं जिसमें रोजगार का मौलिक अधिकार मिल रहा है, भोजन का मौलिक अधिकार मिल रहा है, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार मिल रहा है, शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल रहा है, निष्ठा का मौलिक अधिकार मिल रहा है, और 20 गुना संपत्ति आने के कारण आपको टैक्स मुक्त हो जा रहे हैं, कर्ज मुक्त हो जा रहे हैं। फिर यदि आज के हमारे नेता जो हमारे वोट से चुने हुए हैं, यदि वो सही निर्णय नहीं लेते हैं तो वो चाहे उनका कुछ भी नाम हो, वो देशद्रोही है। चाहे उनका कुछ भी नाम क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, क्योंकि उन्हें भारत को और भारतवासियों को अच्छे भारत से वंचित रखने में कि अब उनको जो है ना हिम्मत नहीं होना चाहिए। ये जो 3 नए कानून बने हैं, जो इसमें कॉस्मेटिक चेंज किए गए हैं, कॉस्मेटिक चेंज मत करिए, आत्मा बदलिए। बिना थाने जाए जो है अपराध का पंजीयन होना चाहिए, झूठा अपराध और झूठी गवाही देने वाला जेल में सड़ना चाहिए, सभी को रेवेन्यू स्ट्रीम मिलना चाहिए, धन की वर्षा होना चाहिए, जितना धन बांटेंगे उसका 2 से मल्टीप्लाई होकर अपराधी से वसूल किया जाएगा। और जज के जो जजमेंट है उसके विरुद्ध 2 अपीलें होंगी, अपील अगेंस्ट द जजमेंट एंड अपील अगेंस्ट द जज। यदि कोई अपील अगेंस्ट द जज करता है, इसका मतलब है जज ने दुष्टतापूर्वक जानबूझ के साक्ष्यों को अनदेखा करके गलत निर्णय दिया है। ऐसी स्थिति में जज महोदय को कटघरे में खड़ा होकर अपना जजमेंट डिफेंड करना होगा। यदि जज महोदय अपना जजमेंट डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो वो डी पैनल हो जाएंगे और उन्हें लाखों में हर्जाना देना होगा। चाहे वो जज हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट हो, हर कोई अकाउंटेबल होगा। ऐसी व्यवस्था यदि संभव है तो ऐसी व्यवस्था से भारतवासियों को वंचित क्यों रखा जा रहा है? भारतवासियों के ऊपर गुलामों वाले वही नियम और निर्दयी करके उनके ऊपर थोप दिए गए हैं। क्या भारतीय और बड़े जो है ना गुलाम नहीं हो गए हैं? और हम और आप लोग कहते हैं कि हम होशियार लोग हैं, हम विद्वान लोग हैं। हम ना होशियार हैं ना विद्वान हैं, और ना हमें ये कहने का हक है कि हम संतुष्ट हैं, क्योंकि आपकी अपनी परिस्थितियों के कारण आप ठीक ठाक जीवन जी सके, आपके बच्चे भी हो सकता है ठीक ठाक जो है ना सेटल हो गए हों, लेकिन इससे आम भारतीय की जो है ना जिंदगी नहीं बदली है। उसकी ना सुनवाई हो रही है, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, धन लोलुप हो गई है। किसान जो है वो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डाल के अन्नदाता की जगह कैंसर दाता और बीमारी दाता बन गए हैं। अब आपको कौन बचाएगा? अभी आप जो है ना किसी भी अस्पताल के सामने से निकलिए या दारू की दुकान के सामने निकलिए, इन 2 जगहों पर ही भीड़ दिखाई देती है कि नहीं देती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अस्पताल के सामने कुछ ज्यादा ही दिखती है। क्यों? क्योंकि हर कोई बीमार हो रहा है। जो आपको ये मालूम है कि जो इस समय फैटली बीमार हो गया है, उसे दवाइयां खाना उसकी मजबूरी है। यदि कोई फैटली बीमार नहीं है और वो एक निष्ठुरता पूर्वक निर्णय ले ले कि मेरे साथ जो कुछ होना हो जाए, मैं 15 दिन के बाद जो है ना कोई भी दवा नहीं लूंगा, आई एम सेइंग कि विद इन 1 मंथ हिज हेल्थ विल बी बेटर। मैं यही कहना चाहता था आपकी बात में संशोधन करके कि अस्पतालों के सामने भीड़ इसलिए नहीं हो गई कि लोग ज्यादा बीमार हो गए, बल्कि इसलिए हो गई कि लोगों की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो गई, अस्पताल के लिए उनके पास पैसा हो गया खर्च नहीं, मेरा ये जो है अस्पतालों में लुटाई मची हुई है। इसके बावजूद नहीं तो भाई देखिए, जिसके पास पैसा, जैसे कुछ लोग जिनके नहीं देखिए, हम और आप संतुष्ट जो लोग हैं, जिन्हें सरकार से वेतन से या जैसा भी या व्यवसाय करके उन्होंने धन कमा लिया है, वो जो है ना अपनी फैमिली के लिए पैसा खर्च करने की स्थिति में है। लेकिन हमारे बहुत सारे भारतवासी कर्ज लेके, कर्ज में डूबकर अपने खेत बच करके अपने जो है ना माँ बाप के और अपने बच्चों का इलाज करा रहे हैं, और वो कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं।
तो ये वो कहते हैं ना कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा दिखाई देता है। हम लोग सावन के अंधे लोग हैं, क्योंकि भगवान ने हमारे साथ कृपा बरती हुई है। तो हम अच्छे माहौल में रहे, अच्छा रहे, सब कुछ अच्छा रहे, लॉर्ड रहे, 7 साल तक डीजी रहे, तो हमें सब कुछ हरा ही हरा दिखेगा। लेकिन उससे चीजें हरी नहीं हो जाएंगी। तो कहते हैं सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है, तो हम और आपको हरा ही हरा दिख रहा है, लेकिन हरा नहीं है। इसी व्यवस्था में 80% लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, उनकी जमीनें बिक रही हैं। वो है। तो फिर उसे समृद्धि से मत जोड़िए। कुछ लोग जो है ना दूसरों को लूट कर, दूसरों को जो है ना महंगी सेवाएं देकर वो जो है ना गाड़ियां खरीद ले रहे हैं। बाकी लोगों का क्या हाल है? हम एसी लगा ले रहे हैं और एसी की गर्मी को हम बाहर फेंक रहे हैं, तो बाहर वालों की जिंदगी तो हम और भी दूभर कर दे रहे हैं। नहीं, ये तो लॉ ऑफ नेचर है। बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है। मतलब हम मछली, बड़ी मछली होके खाएं लोगों को और कहें कि तू साले रो भी मत, ये तो लॉ ऑफ नेचर है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ये लॉ ऑफ नेचर है सर, कि मैं नहीं ये कह रहा हूँ इस लॉ ऑफ नेचर को बदला जा सकता है, इसको राम राज्य बनाया जा सकता है, जहाँ कोई अपराध नहीं करेगा, जहाँ बड़ी मछली छोटी मछली को नहीं खाएगी, बड़ी मछली और छोटी मछली सब साथ में जो है ना जीवित रहेंगी और सभी समृद्ध रहेंगी, उनका सबका पेट भरा रहेगा, उनको पेट को भरने के लिए अपनी छोटी मछली को खाने की जरूरत नहीं होगी। और यदि वो खाएगी भी तो जो है ना जीवित मछली को नहीं खाएगी, वो मरी मछली को खाएगी, क्योंकि वो जो है ना एक साइकिल बनता है, राइट? जो हमारे शरीर से निकल रहा है वो कोई किसी दूसरे के लिए उपयोगी है। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहे हैं वो पेड़ों के लिए आवश्यक है। पेड़ जो ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हैं वो हमारे लिए आवश्यक है। लेकिन हम अपने, यदि हम ये देखें तो हमारी बॉडी के बाहर पेड़ भी हमारे श्वसन तंत्र के हिस्से हैं, वो हमारे ही जो है ना सिस्टम के हिस्सा हैं। जिस दिन हम ये समझ लेंगे उस दिन हम पेड़ों को नहीं काटेंगे। चलिए अब इन बातों को छोड़ते हैं। हरिलाल जी ये बताइए, आप जो है मैथिली शरण गुप्त से जुड़कर 9 दिन के संकल्प और शपथ में हिस्सा बनेंगे? क्या आप थोड़ा सा स्वार्थी होकर अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत देंगे? हम आपको बिल्कुल राष्ट्रभक्त नहीं बनाना चाहते, हम आपको बिल्कुल देशभक्त नहीं बनाना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि भाई साहब आप स्वार्थी बन जाइए, अपने बच्चों को 21 लक्षों सहित 5 जो है ना मौलिक अधिकार दे दीजिए। मैं सरकार के ऊपर 5 पैसे का खर्च नहीं आने दूंगा। भारत सरकार की आमदनी 20 गुना कर दूंगा। लेकिन भारत सरकार को ये कहना पड़ेगा कि भारत सरकार को क्या कहना पड़ेगा? भारत सरकार को ये कहना पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा? कि 5 साल में हम अपने देशवासियों को टैक्स मुक्त कर देंगे। हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, उसे किसी बैंक से कर्ज नहीं लेना होगा, उसे अपने ही जो है डेबिट अकाउंट से, अपने ही जो है जो काउंटर अकाउंट है उससे पैसे मिल जाएंगे जब जरूरत होगी और आसान किस्तों में पड़ जाएंगे। तो बताइए क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कोई नहीं। ये आपका जो है मतलब वो काफी एक्सपेंडेड है। जहाँ तक क्राइम वाला पोर्शन था, ला वाला, उससे तो मैं अकेला क्राइम से काम नहीं चलेगा। हमें लोगों को समृद्ध बनाना होगा। हमें जो है ना पेड़ों की संख्या 5 गुना करना होगी, हमें गायों की संख्या 10 गुना करना पड़ेगी। जब हम फंडामेंटल राइट टू फूड देंगे तो उसमें अन्न भी पैदा करेंगे, शहद भी पैदा करेंगे, दूध भी पैदा करेंगे, घी भी पैदा करेंगे, औषधियां भी पैदा करेंगे, और सामने वाले के खीसे में पैसे हो चाहे ना हो उसको मिल जाएंगे। और कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलेगी, उसके डेबिट अकाउंट पे चार्ज होगी और उसके जो है दूसरे अकाउंट पे चार्ज होगी और उसे उससे जो है ना पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आज अभी शाम को टाइम मिलेगा तो मैं लिंक को डाउनलोड करके अपना वाला कर लूंगा और 9 दिन में ट्राई करूंगा 10 आदमी पूरे करने के। नहीं, उन 10 लोगों को शपथ दिलाना है। अच्छा। और एक दिन में 10 लोगों को जोड़ना है, 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ना है। और वो 90 लोगों को, हर जिन लोगों को जोड़ रहे हैं उन्हें संकल्प दिलाना है कि उन्हें 90 का तो मैं जानता ही नहीं सर, मैं तो 10 समझाता। नहीं, आप 10 को जोड़िए ना, 10 से आगे 10 को जोड़िए, 10 से आगे 10 को जोड़िए। अच्छा, ठीक है, प्रयास करेंगे जहाँ तक जितना सफल हो जाएगा। देखिए, आपको जानने की क्या जरूरत है, रिश्तेदार हैं कि नहीं है, हाँ, मित्र है कि नहीं है, पड़ोसी है कि नहीं है। अरे 90 क्या 9,000 भी हो जाएंगे। इतने सेवा काल में इतने जगह पे रहोगे तो 90 क्या 900 तो ज्यादा पड़ोसी होंगे आपके। उस जमाने में फोन नहीं होते थे सर, तो फोन की क्या जरूरत है? आप जो है ना वहाँ उन जगहों पे जा सकते हो, देख सकते हो, बात कर सकते हो। अरे
अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए इतने स्वार्थी तो होना ही बनना ही पड़ेगा ना। क्या कहते हैं आप? जरूर करेंगे सर, मैं आज ही ज्वाइन कर लूंगा और उसके बाद कल से एक्शन में आ जाऊंगा, जो है या आज शाम से ही एक्शन में आ जाऊंगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय हिंद, जय भारत।